जी हाँ, आज हम लोग अपने रिज्यूमे का ऑपरेशन करने वाले हैं। अब ये ऑपरेशन कैसा होगा? हम लोग अपने रिज्यूमे के बारे में जानने वाले हैं कि जो हम लोगों ने रिज्यूमे बनाया है, क्या वो एटीएस फ्रेंडली है? और अगर एटीएस फ्रेंडली है भी, तो क्या वो हमारे जॉब के अकॉर्डिंग अलाइन्ड है या नहीं है? और उसके साथ-साथ क्या वो रिक्रूटर फ्रेंडली है या नहीं? जी हाँ, अभी आपने एक नया वर्ड भी समझा कि रिज्यूमे में रिक्रूटर फ्रेंडली भी कुछ होता है, राइट? अब वो भी आज हम लोग जानने वाले हैं और उसके साथ-साथ हम लोग बहुत कुछ अलग नॉलेज को गेन करने वाले हैं जो आपको थ्योरेटिकल या फिर आपको कॉलेज करिकुलम में बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर है तब भी आपका ये काम आने वाला है और अगर आप एक्सपीरियंस है तब तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैंने रिज्यूमे ऐसे भी देखे हैं जो बहुत सारे मिस्टेक्स मीन्स ऐसे-ऐसे चीज़ें ना जो ज़रूरत भी नहीं है वो भी हमारे रिज्यूमे में एडेड रहती है और उसके साथ-साथ कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो मतलब हम लोगों को नेसेसरी होता है डालना, वो हम लोग नहीं डालते या फिर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है हमारे रिज्यूमे को सजाने का, राइट? जैसे मान के चलते हैं हम लोग एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है हम लोगों को पहले बेस जो है फाउंडेशन जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसके बाद फिर हम लोग लिंटन पे जाएँगे, उसके बाद फिर रूफ पे जाएँगे। एक-एक स्टेप बाय स्टेप जाना रहता है, राइट? अगर मैं डायरेक्टली पहले रूफ बना दूँ, उसके बाद फिर नीचे आऊँ तो वो तो सेंस नहीं बनता है, राइट? उसी तरीके से आपका रिज्यूमे भी एक ऑर्डर में होना चाहिए। अगर वो ऑर्डर में है देन बहुत अच्छा है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ईज़िली मिल जाएगा और अगर वो ऑर्डर में नहीं है देन ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज़ आएँगे और मेबी आपका यही एक रीज़न हो सकता है जो हर जगह से आपको कॉल्स या आपका सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है रिज़्यूमे। सो ये एक रीज़न हो सकता है। तो चलिए बिना किसी थ्योरी के हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल को समझते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है सद्दाम, चलिए इस अमेजिंग एक्साइटिंग ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं कि कैसे हम लोग अपने रिज्यूमे का ऑपरेशन करने वाले हैं और क्या-क्या हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो देखिए मेरी स्क्रीन पे आपको एक रिज्यूमे ओपन्ड है, मीन्स ऑलरेडी मैंने 4 ओपन कर रखा है और चारों को हम लोग एकदम डीप डाइव अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहला ये रिज्यूमे ये एक फ्रेशर का है, ये टोटली फ्रेशर है, इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ओके। मीन्स इनके पास सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और स्किल्स वगैरह है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये एक चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत कुछ देखने का है। ये मैंने नाम को ऑब्वियसली क्रॉस कर दिया है, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह को, ओके। और यहाँ पे ये जो राइट साइड में आपको स्पेस दिख रहा है ना, इन्होंने अपना फ़ोटो लगा रखा था, तो वो फ़ोटो भी मैंने डिलीट कर दिया। बट मैं आपको बोलूँगा फ़ोटो बिल्कुल भी मत लगाइए क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल चीज़ों पे जा रहे हैं, मीन्स अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं देन कभी भी आप फ़ोटो मत लगाइए, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है? क्योंकि फ़ोटो से उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो आपका फेस नहीं देखना चाहते, वो आपका काम देखना चाहते हैं, वो आपका जो बैकग्राउंड है वो देखना चाहते हैं, राइट? तो ये आपका नाम हो गया, जो भी आपका नाम होगा थोड़ा कैपिटल में, ये उन्होंने प्रॉपर मेंटेन किया है। उसके बाद ईमेल में हाइपरलिंक था, ये परफेक्ट है, ओके। एंड उसके बाद मोबाइल नंबर पे भी हाइपरलिंक था, ये भी परफेक्ट है और उसके बाद उनका जो भी एड्रेस है उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोटो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अब यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव, अब फिर भी देख रहे हैं अगर इन्होंने यहाँ पे फ़ोटो डाला है, जस्ट एक आपको अंदाजे के लिए बता रहा हूँ, ओके। इस पोजीशन पे इन्होंने अगर अपना फ़ोटो डाला है, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा हो गया, राइट? फ़ोटो भी। तो अगर यहाँ पे जो स्पेसिंग आ रहा है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, मीन्स आपको देखिए क्या है, रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा फाका फाका भी नहीं लगना चाहिए कि बहुत एकदम फैल जगह है, वैसा भी नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा पूरे रिज्यूमे को। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं करियर ऑब्जेक्टिव। अब करियर ऑब्जेक्टिव में आप देखिए इन्होंने लिखा हाईली मोटिवेटेड एंड इंथुसियास्ट, मतलब आप अपना इंथुसियाज्म जता रहे हैं कि मैं एकदम मोटिवेटेड हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। आप ये बताइए कि मैं कर रहा हूँ या मैं इस जगह पे हूँ। आप ये मत बताइए कि मैं पैशनेट हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। आपको ये बताना है कि मैं एकदम रेडी हूँ, ऐसा टाइप का बताना है। आपको ये नहीं बताना है मेरे अंदर है वो क्या बोलते हैं आग है कि मैं कर लूँगा। वो इंस्टेंट नहीं दिखाना है आपको, ठीक है। तो ये तो आपको थोड़ा सा जीपीटी अच्छे से करवाना होगा जिससे क्या है वो थोड़ा प्रोफेशनल लगे, मीन्स ऐसे भी ये परफेक्ट है, ये भी ऑब्वियसली चैट जीपीटी ही किया हुआ है, लेकिन क्या है ना ये थोड़ा सा अगर आप अलग एंगल से देखते हैं तो वो थोड़ा और बेटर होगा। अब इसे हम लोग आगे फर्दर समझने वाले हैं कि ये कौन से एंगल से या कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एजुकेशन है। अब देखिए इनका जो रिज्यूमे है वही मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल। उसके बाद अभी हम लोग समझेंगे कि क्या रिज्यूमे का ऑर्डर होता है, किस तरीके से हम लोगों को रिज्यूमे को क्रिएट करना चाहिए, सबसे पहला सेक्शन क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन सो फार, ओके। तो यहाँ पे एजुकेशन, अब इन्होंने एजुकेशन तो अच्छे से मेंटेन किया है, जैसे ये बैचलर्स हो गया, उसके बाद 12, उसके बाद 10। अब देखिए यहाँ पे एक इन्होंने लिखा है परसेंटेज, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है,
ठीक है? तब तो आप डाल दीजिए रिज़्यूमे में कि हाँ भाई मेरा ये परसेंटेज है, ये ले लो। अगर आपका परसेंटेज ठीक-ठाक है, तो मैं आपको बोलूँगा परसेंटेज नहीं डालिए, दैट डज़न्ट मैटर, ठीक है? अगर वो पूछना चाहेंगे तब तो ऑब्वियसली वो पूछेंगे ही, लेकिन आप सामने से मत बताइए अगर उतना अच्छा नहीं है तो। बाकी आप कॉलेज का नेम और उसके साथ-साथ कहाँ से आपने वो किया, कब से कब तक था, वो सारी चीज़ों को आप ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तब मैं आपको बोलूँगा ये 10-12 डालिए ही मत। या अगर आपका बैचलर्स भी है ना, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि अगर 10-12 डालना है। अगर 10-12 कब डाल सकते हैं? जब आपने 10-12 कहीं और से किया है या फिर आउट ऑफ द कंट्री किया है या कहीं और से किया है कुछ भी, तब आप डालिए, वरना फिर मैं बोलूँगा कि मत ही डालिए 10-12, क्योंकि वो उतना मैटर नहीं करता है। कुछ-कुछ कंपनीज़ रिक्वायर्ड करती है 10-12, तो उनके लिए ठीक है, लेकिन आप सबके लिए मत डालिए ना, क्यों ही डालना है? आप अननेसेसरी ये मान के चलते हम लोग 4 लाइन हम लोगों का वेस्ट हुआ ना, ये 4 लाइन अगर अप हो जाएगा तो हम लोगों का और परफेक्ट हो सकता था, राइट? सो ये मैं पहला रिज़्यूमे देख रहा हूँ ऐसा कि इतना मतलब ये किया हुआ, इतना लंबा स्किल क्यों लिखा है इन्होंने? मीन्स मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि आखिर इन्होंने लिखा क्यों और क्या ज़रूरत है? क्या ये सच में लिखने की ज़रूरत है? जैसे इन्होंने लिखा है जावा, ठीक है, एसक्यूएल, जेडीबीसी, ओके, एंड उसके बाद हाइबरनेट इन्होंने लिखा है, उसके बाद स्प्रिंग लिखा है, एंड ओके, इतना ही स्किल इन्होंने लिखा है। अब उसके अंदर क्या है ना, इन्होंने सिलेबस पूरा लिख दिया है कि मैंने ये पढ़ा है, ये आपको नहीं लिखना है। मीन्स ये ज़रूरत ही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट मेथड, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेंबर हो गया, एक्सेस स्पेसिफायर, कंस्ट्रक्टर, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, टाइप कास्टिंग एरे, ये सब कुछ इन्होंने पूरा सिलेबस ही लिख दिया। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर स्किल्स है, बस कॉमा दे देकर स्किल्स को लिख दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, ज़्यादा खिचड़ी नहीं करना है। मतलब आप सोच रहे हैं आप अपने रिज्यूमे में बहुत कुछ लिखे, मैं समझ रहा हूँ कि क्या होता है कि रिज्यूमे खाली भी अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ लिखने के लिए आपने ये डाला है, लेकिन आपको स्किल्स पे नहीं लिखना है। आपको लिखना कहाँ पे, वो भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका टोटली गलत हो गया। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोर जावा, एसक्यूएल, जेडीबीसी, हाइबरनेट एंड उसके बाद स्प्रिंग। अगर आपका इतना ही है तो आप सिंपल ऐसे ही लिख दीजिए ना, एंड ठीक है, इसी हिसाब से आप लिख दिए। उसके बाद अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट पे। तो देखिए, इनको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। अगर आप फ्रेशर है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी इंटर्नशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। आपको स्ट्रॉन्ग एक प्रोजेक्ट बनाना होगा जो बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत ज़्यादा बेस्ट, बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, वैसा कुछ। तो इन्होंने क्या बनाया, चैटबॉट। चैटबॉट लिटरली मैं बताऊँ ना, तो 15-20 साल से वही चलता आ रहा है, चैटबॉट और मैनेजमेंट वगैरह। तो कुछ आपको क्रिएटिव, कुछ नया बनाना होगा, ठीक है। और चैटबॉट के बाद इनका सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है। मीन्स इससे क्या है ना, वो मज़ा नहीं आ पाता है। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा भी है। तो इन्होंने छोटा सा ही कुछ लिखा है कि चलो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो से कुछ बिल्ड किया है, रियल टाइम चैटबॉट, ठीक है। अब रियल टाइम चैटबॉट इन्होंने कैसे बनाया है, फायरबेस डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज़ करके, ठीक है। तो अब ये अगर लिखने जाते तो इनको ऐसा नहीं लिखना था कि फायरबेस डेटाबेस मैनेजमेंट। अब इनको क्या लिखना चाहिए था कि फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस को इन्होंने इस्तेमाल किया। वो अगर लिखते तब वो सही भी होता, क्योंकि इन्होंने इधर लिखा है रियल टाइम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों बात को खुद से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है रियल टाइम चैटबॉट। अब अगर जो भी टेक्निकल बंदा है, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्निकल बंदा ही चेक करेगा, राइट। अभी हम लोग एटीएस की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग स्क्रीनिंग राउंड पे आ गए। तो अगर कोई टेक्निकल बंदा देख रहा है आपका रिज्यूमे, वो देख रहा है इधर रियल टाइम चैटबॉट। अब वो रियल टाइम चैटबॉट जैसे ही वो देखा ना, तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि आप फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आपने लिखा है टेक्नोलॉजी यूज़ पे ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे लिखा गया है फायरबेस डेटाबेस मैनेजमेंट। अब ये तो सेंस नहीं बनाता है, आपको इसमें लिखना चाहिए था फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, RTDBMS होता है वो। तो वो अगर आप लिखते तब थोड़ा सेंस बनाता कि हाँ ये आपने प्रोजेक्ट किया है एंड ये थोड़ा परफेक्ट एंड एक्यूरेट है। अब उसके बाद फिर इन्होंने क्या लिखा है वो भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन को भी। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड इंटीग्रेटेड द चैटबॉट, चैट जीपीटी AI API टू एनेबल नेचुरल लैंग्वेज, ओके, बट इट डजंट मेक सेंस। अगर मैं चैटबॉट बना रहा हूँ तो ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है वो तो प्रोजेक्ट देखने के बाद समझ में आएगा। लेकिन देखिए, आपको इस तरीके से लिखना ही नहीं है कि जिससे आपका प्रोजेक्ट समझ में ही ना आए क्या कि आपने किया क्या है। आपको थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड जाना होगा कि अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया ना, लेट सपोज ये जो आपने इतना मेहनत इस पे किया है ना सिलेबस लिखने में, तो आपको सिलेबस से अच्छा इस पे आपको लिखना चाहिए था। इस पे आपको बहुत डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से क्यूरेट करना चाहिए था, क्योंकि अब AI का ज़माना है, राइट। हम लोग AI से खुद से लिखवा सकते हैं, बस AI को समझाना है कि क्या लिखवाना है। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये लिखवाना है, वो लिखवाना है।
एंड अगर आपको वो आइडिया है, जैसे देखिए इन्होंने जो पूरा लिखवाया, ठीक है, मेहनत इन्होंने किया है, लेकिन वो क्या है, वो अधूरा मेहनत हो गया। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे बहुत डिटेल, बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहिए था कि ये जो काम है, ये जो चैटबॉट उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, वो किस चीज़ के लिए, क्या काम करता है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और क्या डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया। क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारे, तो आपने क्या नया किया वो आपको दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक पॉइंट हो गया, आप नोट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने लिखा है टेक्नोलॉजी यूज्ड चैट जीपीटी एपीआई, ये तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ, राइट। तो इन्होंने लिख दिया उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो, ये भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ। अब देखिए इनको क्या लिखना चाहिए था, इन्होंने लिखा टेक्नोलॉजी यूज में। तो लेट सपोज अगर एंड्रॉयड स्टूडियो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या तो जावा या तो कोटलिन उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ जावा किया है। तो अब जावा किया, तो अब जावा के कौन कौन से फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज को उन्होंने यूज़ किया, वो उनको लिखना चाहिए था। कौन से डिपेंडेंसीज या कोई कुछ नया काम किया उन्होंने, तो वो लिखना चाहिए था। वो होता है टेक्नोलॉजीज। आप कोई एप्लीकेशन का नाम लिख देंगे और वो टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ये तो सही नहीं है, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि ये एक मिस्टेक है, ठीक है। इस तरीके से आप रिज्यूमे क्रिएट करके मज़ा नहीं आएगा, आपको ये समझना होगा चीज़ों को। एंड उसके बाद इन्होंने सेकंड प्रोजेक्ट जो बनाया, टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत है, मीन्स अगर मार्केट में देखें ना, तो ये भरा पड़ा है। अब एक बार हम लोग इसे इनका भी देख लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है, डेवलप सिक्योर रेस्ट एपीआई फॉर टास्क मैनेजमेंट। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने रेस्ट एपीआई लिखा है, ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन होंगे कि रेस्ट एपीआई आपने कैसे यूज़ किया, आपने ये क्या किया, डेवलप किया, राइट। यहाँ पे आपने लिखा है रेस्ट एपीआई फॉर टास्क मैनेजमेंट, और ऊपर आपने टास्क मैनेजमेंट सिस्टम लिखा है। तो मीन्स एक बार देखना होगा मुझे, इम्प्लीमेंटेड बिजनेस लॉजिक लिमिट्स यूजर टू 10 पेंडिंग टास्क यूजिंग स्प्रिंग डेटा जेपीई डिज़ाइन डेटाबेस स्कीमा विद प्रॉपर रिलेशनशिप। मीन्स ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है, सीरियसली मैं बताऊँ तो आपका प्रोजेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। आपने ऊपर बोला कि मैंने एपीआई बनाया, अब ऊपर बोल रहे हैं फिर यहाँ पे कि आपका ये टास्क है, फिर आप बता रहे हैं कि नहीं मैंने ये स्कीमा बनाया है। आप एक चीज़ पे पहले आइए ना कि आपने बनाया क्या है, मीन्स व्हाट्स योर मेन गोल, फोकस क्या था। अब अगर आपका वो क्लियर हो गया, ठीक है, सिंपल समझिएगा, ये पॉजिटिवली चीज़ों को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और एक्ट एज अ रिक्रूटर, आप एक रिक्रूटर के एंगल से देखें कि क्या उनको समझ में आएगा, या जो आपने लिखा है वो आप कोई अपने फ्रेंड को दीजिए और उनको बोलिए कि भाई ये चेक करो, ये सच में सही लग रहा है क्या, या तुमको समझ में आ रहा है मेरा पूरा प्रोजेक्ट। उनसे ऐसे पूछिए। तो मुझे तो सीरियसली नहीं समझ में आ रहा है ये प्रोजेक्ट उन्होंने क्या किया है। नाम से समझ में आया कि उन्होंने कुछ टास्क मैनेजमेंट का किया है, लेकिन एग्जैक्टली टास्क मैनेजमेंट में उन्होंने क्या किया कि जैसे डे टू डे टास्क जो है वो ऐड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन मिलेगा, ईमेल मिलेगा, और अगर मैं मिस कर जाऊं तो उसके लिए भी रिमाइंडर्स मिलेगा। क्या होगा एग्जैक्टली वो पूरा आपको लिखना चाहिए था। टेक्निकल तो लिखना ही है ऑब्वियसली, लेकिन टेक्निकल से पहले थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना होगा ना कि आपका वो प्रोजेक्ट क्या है। क्योंकि देखिए ये बेसिक बेसिक है तो कोई भी समझ सकता है कि टास्क मैनेजमेंट क्या है या फिर चैटबॉट क्या है, लेकिन अगर कुछ आपने अलग प्रोजेक्ट बना दिया है या कुछ नया प्रोजेक्ट बनाया है या कुछ भी आपने किया है, तो आपको पूरा अच्छे से डिटेल तरीके से लिखना होगा। और देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से लिखा है टेक्नोलॉजी यूज, मीन्स इस चीज़ को क्या है ना, थोड़ा सा और आप अच्छे से कर सकते थे। अब ये भी हम लोग समझेंगे, अभी पूरा एक रिज्यूमे हम लोग पूरा बनाकर भी देखने वाले हैं थोड़ा समझने के लिए, या अगर जो लास्ट वाला रिज्यूमे है अगर वो मुझे ऑलमोस्ट परफेक्ट लगा तो मैं वही आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए बता दूंगा, ठीक है। तब देखिए इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज में लिखा है जावा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इन्होंने उसी टाइप से कुछ लिया है, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा जेपीए, हाइबरनेट, पोस्ट जीआरई, पोस्टमैन मेवन। अब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि खराब कहेंगे, इससे भी अच्छा हो सकता था। लेकिन ये अगर जो टेक्नोलॉजीज आपने लिखा है चलेगा, लेकिन इससे पहले वाले में जो आपने लिखा है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये चल जाएगा, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा और आप टेक्निकल करते हैं कि जैसे अगर आपने कुछ एपीआई बनाया तो एपीआई में कहीं कुछ आपने किया या क्या काम किया एग्जैक्टली वो आप बताते, तो वो थोड़ा और अच्छा लगता, ठीक है। कोई इशू नहीं, ये भी चलेगा, दैट दिस इज नॉट एन इशू। लेकिन हाँ ये ऑब्वियसली इशू एक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन की नीड ही नहीं है, ठीक है। कि आपने क्या लिखा है ऑब्वियसली आपने सही लिखा होगा, ये ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब डिजिटल टाइम आ गया, राइट। ये हम लोग कब लिखते थे, जब हम लोग बायोडेटा बनाते थे तब हम लोग लिखते थे कि मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ जो अब इन्फॉर्मेशन है मेरे नॉलेज के हिसाब से बेस्ट है, ये है वो है। वो अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं रिज्यूमे को थोड़ा छोटा करूँ तो ये आप देख रहे हैं 2 पेज का है। इफ़ यू आर फ्रेशर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फ्रेशर है, ठीक है, अगर आप फ्रेशर है तो आपको एक ही पेज का होना चाहिए रिज्यूमे, एक पेज का। और अगर आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी होल्ड कर रहे हैं
तब भी आपका रिज्यूमे एक पेज का ही होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर मोर देन 2 years और एनीथिंग लाइक दैट, तब आपका पेजेस वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एकदम ही फ्रेशर है या फिर थोड़ा बहुत आपका इंटर्नशिप है या कुछ भी है, या थोड़ा बहुत आपने 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी गेन किया, देन एक ही पेज का होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं सभी को देना चाहूँगा। एंड यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये करियर ऑब्जेक्टिव को मतलब काफ़ी एडजस्टमेंट हो सकता है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने सबसे पहले रिज्यूमे समझ लिया। अब हम लोग आते हैं दूसरे रिज्यूमे पे और दूसरे रिज्यूमे को देखते हैं और उसे भी थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रिज्यूमे आरव खान का, ओके। एंड कुछ कुछ ऑब्वियसली डिटेल्स को मैंने वो हटा दिया है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रोफाइल लिखा है, ठीक है। स्किल्स इन्होंने लिखा है, स्किल्स में पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, एसक्यूएल। फ्रेमवर्क है जैंगो, फास्ट एपीआई, रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस। क्लाउड में एडब्ल्यूएस, डॉकर, कुबरनेट। एंड डेटाबेस में पोस्टजीआरई, मोंगो और रेडिस, ठीक है। सर्टिफिकेशन उन्होंने जो किया है वो है, एजुकेशन है, ठीक है। अचीवमेंट्स उनका जो भी था, ओके, आई गेस काफ़ी छोटा हो जा रहा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, अभी परफेक्ट होगा। एनीवेज, तो ये है। एंड उसके बाद इधर हम लोग देखें तो इनका एक्सपीरियंस है, मतलब ये काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब ऐसे इनका जो एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें ये तो ठीक है। और हालांकि ये थोड़ा सा मैंने कुछ एआई जनरेशन भी किया था इस पर, इसीलिए मैंने इस पर नाम भी छोड़ दिया एज इट इज़, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है, उसके बाद ये एक एक्सपीरियंस है और ये एक एक्सपीरियंस। अब देखिए ये सबको फिल कैसे करना रहता है, ये ध्यान से देखिए। जो आपका सबसे लेटेस्ट वाला एक्सपीरियंस है या फिर सबसे लेटेस्ट वाला एजुकेशन है, वो सबसे टॉप पे होगा, ठीक है। उसके नीचे उससे पुराना, उसके नीचे उससे पुराना, उसके नीचे उससे पुराना। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज आपने 10 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट किया एजुकेशन को, तो सबसे ऊपर जो रहेगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन, उसके बाद 12, उसके बाद 10। एंड बस इस तरीके से आपका ऑर्डर होने वाला है। नहीं, उल्टा आप मत कीजिएगा, उल्टा करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आपका एक्सपीरियंस भी है तो उसी ऑर्डर में होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें भी ठीक ठाक है, उतना कुछ खास तो नहीं है, मतलब अगर देखा जाए, अगर इनका 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इनके पास बहुत कुछ लिखने को है। मीन्स इन्होंने बस लिखा है कि 10 इंजीनियर्स को मैंने ये किया, एपीआई का लेटेंसी को 58% से रिड्यूस कर दिया, ये किया वो क्या, काफ़ी छोटे में इन्होंने, मतलब काफ़ी सस्ते में निपटा दिया। इतना भी सस्ते में नहीं निपटाना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए, और अगर इतना एक्सपीरियंस है तब तो बहुत बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे अब देखिए इन्होंने ये जो 2 साल इस पे लगाया, ठीक है, सॉफ्ट विजन पे, इन्होंने क्या लिखा है, HRMS बनाया है, उसके बाद CRM बनाया है प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये एक लाइन में इन्होंने 2 साल को डिस्क्राइब कर दिया। अब आप सोच पा रहे हैं कि क्या ये जस्टिफाई कर रहा है 2 साल को एक लाइन में, वो भी एक लाइन में नहीं, 4 वर्ड्स में? क्या ये सच में जस्टिफाई कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ये जस्टिफाई कर रहा है। एंड उसी तरीके से ये भी काफ़ी, मतलब 3 साल इनका था और कितना सस्ते में इन्होंने निपटा दिया, 3 लाइन में निपटा दिया 3 साल को। तो ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो जहाँ देखिए डिटेल होना चाहिए वहाँ पे आपको डिटेल करना होगा, ठीक है। अगर आप उसको भी सस्ते में निपटाएंगे तब तो फिर नहीं चल पाएगा। एंड थोड़ा आपको इस पे टिपोग्राफी पे भी काम करना होगा। और जैसे यहाँ पे देखिए ये जस्टिफाई थोड़ा करना चाहिए था कि सब तरफ से जस्टिफाइड हो। एंड उसके बाद ये लैंग्वेज थोड़ा हाईलाइट होता, क्योंकि अभी क्या है ना, वो एक ही जैसा फॉन्ट में आ गया है, तो ये मिक्सअप हो गया सारी चीज़ें, फ्रेमवर्क भी मिक्सअप हो गया, सब कुछ। एंड अगर आपके पास कुछ हाइलाइट्स है या कुछ भी है, जैसे लेट सपोज अगर अचीवमेंट है, तो अगर इसका आप रेफरेंस दे पाए देन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, सीरियसली, ठीक है। अगर रेफरेंस हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसी तरीके से, और बाकी तो ये सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दीजिएगा, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल भी मत दीजिएगा जो है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मीन्स फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड रिज्यूमे पे। ये थोड़ा परफेक्ट है, मतलब थोड़ा परफेक्ट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ स्कोप है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही परफेक्ट है, कुछ कुछ स्कोप है, लेकिन बहुत बेहतर है पहले वाले से। ये जो है ना, इनसे काफ़ी बेहतर है ये वाला। अब देखते हैं ये क्यों बेहतर है और कैसे बेहतर है। सबसे पहले इसका जो स्टाइलिंग है ना, थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा है, ज़्यादा खिचड़ी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ये है अर्जुन मेहताब, इनका क्या है, इन्होंने ऊपर ही लिख दिया है थोड़ा सा, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पाइथन, जैंगो और AWS और सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। उन्होंने अपना एड्रेस लिख दिया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी लिख दिया, और उसके बाद लिंक्डइन, गिटहब और पोर्टफोलियो इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। ये परफेक्ट है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रोफेशनल समरी दिया है।
अब ये समरी क्या है ना, ये आपको बहुत ध्यान से देना है। देखिए, बाकी सब में भी था, मैंने उतना फोकस नहीं किया क्योंकि वो उतना मज़ेदार नहीं था, ठीक है। अब इनका मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, इन्होंने स्टार्ट जो किया है वो अपनी खुद को बताने से स्टार्ट किया है कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। कब, कितना, 8 साल का एक्सपीरियंस, 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस किस चीज़ में, एंटरप्राइज एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में, स्केलेबल एपीआईज को डिज़ाइन करने में, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम पे, फिर क्लाउड नेटिव, मतलब उनका जो जो एक्सपर्टीज था उन्होंने उस चीज़ को पहले टारगेट किया कि नहीं ये चीज़ मेरा है, ठीक है। अब वो तो उसको टारगेट किया, उसके बाद फिर वो बोल रहे कि जो एक्सपीरियंस है ना वो किस चीज़ का है वो उन्होंने बताया। उसके बाद फिर क्या उन्होंने क्या मेंटरिंग किया है डेवलपर्स को। ओके, अब ऑब्वियसली अगर आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आप मेंटरिंग भी करेंगे ही, और बहुत कुछ आपके पास होगा बोलने को, ऐसा नहीं कि एकदम खाली होगा। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज किस किस चीज़ों में है, पाइथन में है, जैंगो में, फास्ट एपीआई, रिएक्ट, डॉकर, कुबरनेट, एडब्ल्यूएस, पोस्ट जीआरई और रेडिस, सीआईसीडी वगैरह में है इनका, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कोर स्किल। देखिए, अब यही ऑर्डर मैं चाह रहा था, सीरियसली मैं बताऊँ ना तो एकदम एज इट इज़ यही ऑर्डर चाहिए आपको क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। अब ये क्या ऑर्डर है, देखिए पहले वाला मैं इसलिए फोकस नहीं किया, इसमें मैं इसलिए नहीं बताया, दूसरे वाले में भी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इनका ऑर्डर ही गलत है। अब ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सबसे पहले समरी, अगर आपको देना है तो दे दीजिए, अगर नहीं देना है तो चलेगा। लेकिन मैं तो आपको बोलूँगा अगर समरी देंगे तो क्या है, अगर आपका फ्रेशर है तो ऑब्वियसली समरी दीजिए ताकि क्या आपका थोड़ा सा रिज्यूमे में जगह तो कंज्यूम हो, वरना फिर पूरा खाली खाली रह जाएगा। तो ये हो गया आपका समरी। उसके बाद स्किल्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लासीफाई कीजिएगा क्योंकि मैंने कुछ कुछ ऐसे भी देखे हैं, जैसे लैंग्वेज उन्होंने लिखा है, फ्रेमवर्क लिखा है। अब लैंग्वेज के अंदर उन्होंने लिख दिया है जैंगो या फिर कुछ और फ्लास्क लिख दिया है या कुछ भी, ठीक है। तो वो फ्रेमवर्क की जगह लैंग्वेज, लैंग्वेज की जगह फ्रेमवर्क, तो ये सब गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वरना फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। अब उसके बाद इनका क्लाउड का एक्सपीरियंस था, तो EC2, S3, लैम्डा और क्लाउड फ्रंट और RDS का था, जो भी था उन्होंने अपना लिखा है एक्सपर्टीज को। उसका डेटाबेस, डेवऑप्स और टूल्स का उन्होंने जो जो उनको आइडिया था, जो जो वो जानते थे वो सब उन्होंने लिखा है। एंड ये सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आप ये मत सोचिए कि मैं स्किल्स को भरने के चक्कर में कुछ भी लिख देता हूँ, वो बिल्कुल भी ना करें वरना फिर फर्स्ट राउंड में ही आपको बाय बाय कर दिया जाएगा और बेइज्जती भी होगी। एंड यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में इन्होंने सही लिखा है लेकिन थोड़ा सा इस पर इंडेंटेशन या फिर क्या कह सकते हैं, थोड़ा इस पर फॉर्मेटिंग का इशू है। जैसे ये फॉर्मेटिंग इनको थोड़ा बोल्ड करना चाहिए था, और ये जो इन्होंने लिखा है कब से, अगर एग्जैक्टली मंथ भी बता पाते तो वो और बेस्ट होता, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे ईयर लिखना तो वो 1 साल का पूरा हो जाता है, राइट। तो अगर इसमें हमारे पास मंथ भी होगा तो वो और बेस्ट होगा। और ऑब्वियसली ये थोड़ा बड़ा करना होगा, ये इतना छोटा से नहीं चलेगा, तो ये थोड़ा आपको बड़ा करना होगा सब में, जो भी आप डिटेल लिख रहे हैं ना, और डिटेल को थोड़ा बड़ा करना है। कैसे क्या करना है, सिंपल, तो ये पूरा उठाइए और चैट जीपीटी को दीजिए और चैट जीपीटी को बोलिए भाई ये पूरा जो है ना, इसे पूरा तुम अच्छे से प्रोफेशनली बना दो और थोड़ा बड़ा करो, क्योंकि ये 3 लाइन मेरे 3 साल को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, राइट। तो 3 साल को जस्टिफाई करे ऐसा बनाओ, तो वो थोड़ा डिटेल बनाएगा। अब उसके बाद आपने जो जो काम किया है वो भी बताइएगा, ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी को बोल दिया उन्होंने कुछ भी बना दिया, वैसा नहीं करना है। आपको ही बताना है कि 3 साल में आपने क्या क्या अचीव किया, कुछ तो अचीव किया होगा 3 साल अगर आपने काम किया तो। ऐसे तो नहीं कि बस आए ऑफिस फिर वापस घर गए, फिर ऑफिस आए फिर घर गए, ये तो नहीं किया ना आपने। आपने कुछ प्रॉपर काम किया होगा, कुछ अचीवमेंट हुई होंगी, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। तो अब उसके बाद इन्होंने लिखा है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट भी इन्होंने सस्ते में निपटा दिया, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट मैटर ही नहीं करता, आप प्रोजेक्ट को डिलीट भी कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट उतना मैटर करता नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट लिखा है तो अच्छे से डिटेल तरीके से लिखना होगा, ओके। अब उसके बाद इन्होंने लिखा है अचीवमेंट्स के बारे में कि क्या क्या उनको अचीवमेंट मिला, जैसे 25+ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को उन्होंने दिया है, फिर 20 से ज़्यादा जूनियर मेंटर्स डेवलपर्स को मेंटरशिप दिया है, ओके। 750 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कोडिंग को सॉल्व किए हैं। उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मिला है उनको, बहुत कुछ है जो भी उनको मिला है उन्होंने लिखा। उसके बाद फिर एजुकेशन उन्होंने लिख दिया। अब इनका CGPA ठीक था, मीन्स 8.9, वो ऑलमोस्ट 9 के बराबर ही होता है, तो 10/9 तो परफेक्ट ही है, ठीक है। तो उन्होंने लिख दिया। उसके बाद अगर उनका NIT से था तो NIT उन्होंने लिखा है कि और ज़्यादा वेटेज बढ़े, ठीक है।
उसके बाद उनके पास जो जो सर्टिफिकेशन है उन्होंने वो लिख दिया, एंड लैंग्वेज कौन कौन सा है उनको आइडिया वो लिख दिया। अब ये परफेक्ट है ऑलमोस्ट, ये ऑर्डर जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये रेज्यूमे, ये ऑर्डर ऑलमोस्ट परफेक्ट है, ठीक है। कुछ कुछ खामियां हैं जो अब हम लोग अगला जो और फाइनल जो रिज्यूमे हम लोग देखने वाले, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मुझे जो पसंद है या जो रिक्रूटर को पसंद है या जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो ऑलमोस्ट सेम है, बस छोटी मोटी मिस्टेक्स है। तो अब हम लोग लास्ट रिज्यूमे को देखते हैं। अब ये देखिए, ये है मनदीप शर्मा का, ओके। एंड इस रिज्यूमे पे अगर हम लोग थोड़ा फोकस करें तो देखिए नाम परफेक्ट है, थोड़ा अच्छे से दिखना चाहिए, और जितना रिज्यूमे को नीट एंड क्लीन रखेंगे, मीन्स नीट एंड क्लीन मतलब क्या, आप ज़्यादा कलरफुल या कुछ भी मत कीजिए। ये आपका कैनवस या ड्राइंग का चीज़ नहीं है, ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल चीज़ है, तो प्रोफेशनल को नीट एंड क्लीन रखते हैं ना, क्यों खिचड़ी बनाना है। तो देखिए इन्होंने अपना नाम लिखा परफेक्ट। अब उसके बाद इनका जो भी डिटेल्स था, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, गिटहब, लिंक्डइन, इन्होंने डाल दिया। अब आपको सोशल मीडिया अकाउंट में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब नहीं डालना है, ठीक है। आपको प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स डालना है जैसे गिटहब, लिंक्डइन। अब गिटहब क्यों, क्योंकि एज अ डेवलपर, अगर आप डेवलपर ये कर रहे हैं या आईटी फील्ड में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली गिटहब ज़रूरी होता है। गिटहब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने डाल दिया, गिटहब का अकाउंट प्रॉपर होना चाहिए। गिटहब पे ट्यूटोरियल्स मैंने कई बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा। तो गिटहब क्या होता है, फिर उसको कैसे यूज़ करना है, सब चीज़ के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक्डइन के लिए भी मैंने बनाया, तो लिंक्डइन का भी वीडियो एक देख लीजिएगा, जिससे क्या है ना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली वो काम क्या करता है, वरना फिर कुछ भी आप करते जाए रहेंगे तो वो तो सही नहीं है, राइट। अब उसके बाद इन्होंने समरी लिखा है, तो देखिए समरी भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है। सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, स्पेशलाइजिंग क्या है, उन्होंने वो बोला कि रियल टाइम सिस्टम्स पे। अब उन्होंने सिस्टम्स के बारे में बताया कि जैसे वेब आरटीसी किया है, ठीक है। अब ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग वो क्या बोलते हैं, वीडियो कॉल वगैरह वो सब हम लोग कर पाते हैं, या कॉलिंग का सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद वेब सॉकेट्स, मीडिया सूप, उसके बाद डिलीवर क्या क्या है, उन्होंने प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस किया है जो 50+ कॉन्करेंट यूजर्स को हैंडल करता है। अब उन्होंने टाइम भी लिखा है कि कितना उसका जो लेटेंसी है वो क्या है, वो उन्होंने लिख दिया। एंड 99.9% अप टाइम है। ये नंबर्स जब आप दिखाते हैं ना तो समझ में आता है कि आप कितना सीरियस है अपने प्रोजेक्ट को लेकर, या कितना आप प्रिसाइज जा पा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कि उनका क्या क्या एक्सपर्टीज़ है। अब उसके बाद उन्होंने देखिए डायरेक्टली एक्सपीरियंस पे आया, ये परफेक्ट है, लेकिन इसमें भी छोटा सा एक कैच है। अभी अभी हम लोग जानेंगे कि क्या कैच है इस पे। तो देखिए एक्सपीरियंस हो गया, इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, और अगर देखिए इन्होंने 6 महीने ही काम किया है, लेकिन 6 महीने में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है जो बेस्ट है, अमेजिंग है। मतलब ऐसे ही आपको लिखना है कि आपने क्या काम किया है, और नंबर्स के साथ। जैसे इन्होंने लिखा है कि मैंने जो बनाया रेंडरिंग टाइम कितना हो गया, 30% से रिड्यूस हो गया, मतलब 30% कम लग रहा है अब ये, अगर इन्होंने जो बनाया वो चीज़ से। उसके बाद फिर ये क्या कर रहे हैं, अब बस इसमें जानते हैं क्या एक छोटा सा कमी है, ये थोड़ा सा इनको बोल्ड करना चाहिए था, ताकि क्या है वो हाईलाइट हो, वो जो नंबर है ना वो हाईलाइट होना चाहिए था, वो एक काम इन्होंने नहीं किया है। बाकी जैसे इन्होंने लिखा है ग्रैनुलर रोल बेस्ड एक्सेस, मतलब अलग अलग यूजर्स का अलग अलग एक्सेस है, जिससे क्या है डेटा जो प्रोसेसिंग है वो 30% कम हो गया, और सपोर्ट क्या हो गया, 50 कॉन्करेंट यूजर्स आ गए, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है 500 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रीजनिंग डेटा सेट इन्होंने बनाया, किस चीज़ के लिए, एलएम ट्रेनिंग के लिए। और जो भी मतलब इन्होंने जो काम किया वो लिखा है थोड़ा सा नंबर के हिसाब से, जो अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा इनको बोल्ड करना चाहिए था, वो एक छोटा सा मिस्टेक है। तो वो चलेगा, लेकिन वो अगर इम्प्रूव करेंगे तो और बेस्ट होगा। अब उसके बाद इन्होंने लिखा है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में इन्होंने लिखा है मेटावर्स, और मेटावर्स को भी काफ़ी डिटेल तरीके से बताया, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है विजिट ऐप और सोर्स कोड। तो इसमें क्या है ना, देखिए यहाँ पे छोटा सा एक कैच है, आप ये दे सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर ये जो है ना, जैसे ये नाम है, इसे ही आपने ब्लू कलर कर दिया, जैसे ये आपने लिखा है विजिट ऐप, ऐसे ही इसे आपने कर दिया, और यहाँ पे आपने लिंक ऐड कर दिया, वो और बेस्ट और ईजी होगा। और इन्होंने काफ़ी डिटेल तरीके से बता दिया कि क्या है मेटावर्स और क्या करता है, एग्जैक्टली क्या काम करता है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। थोड़ा टेक्निकल स्टफ ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक है, और थोड़ा लगभग समझ में आ जा रहा है कि क्या है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है बिल्ड एन इमर्सिव 3D सिनेमा रूम, ठीक है, विथ 3JS रिएक्ट ट्री फाइबर, और क्या उन्होंने किया है कि 60 FPS एकदम स्टेबल हम लोगों को मिल रहा है, ऐसा। तो ये परफेक्ट है। अब एक बार वो तो प्रोजेक्ट देखने के बाद ही समझ में आता है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक क्या है ना, अगर इन्होंने ये जो महीना लिखा है ना, अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, या मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि इन्होंने जो लिखा है ये स्टार्टिंग
है या एंडिंग है या कब तक इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया या कितना टाइम लगा ये प्रोजेक्ट पे। अगर आप डेट या टाइम कुछ लिख रहे हैं ना, तो वो स्टार्टिंग एंडिंग दोनों लिख दीजिए। तब क्या है, समझ में आएगा या अगले बंदे को दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये एंडिंग टाइम है या इतना टाइम फ्रेम में आपने बना लिया। क्योंकि अभी क्या है, वो समझ के बाहर है कि मार्च 26 में आपने स्टार्ट किया, मार्च 26 में अगर आपने एंड किया, लेट सपोज अगर आपने मार्च 26 में एंड किया, तो आपने कब स्टार्ट किया था, वो तो मेरे मन में क्वेश्चन ही रह गया। तो वो चीज़ को आप थोड़ा ठीक कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद अगर हम लोग देखें, दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने लिखा है लाइव चैट ऐप। अब इसमें इन्होंने लो एफर्ट डाल दिया है कि बस मैंने बना दिया भाई, अब देख लो क्या है। तो काफ़ी छोटा तरीका से डाला है और इस पर इन्होंने कोई लिंक वगैरह भी नहीं डाला है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कहीं भी लिंक नहीं है, और ऐसा विजिट का भी ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है। एंड उसके बाद है यहाँ पे स्किल्स। अब देखिए, ये जो स्किल्स इन्होंने दिया है, इनका जो भी स्किल्स है ठीक है, लेकिन ये स्किल्स को एकदम टॉप पे रखना चाहिए था। मीन्स समरी के बाद, एक्सपीरियंस से पहले और समरी के बाद यहाँ पे इस सेक्शन पे आ जाता उनका स्किल्स, ठीक है। एक छोटा सा ये मुझे लगा मिस्टेक। एंड बाकी एजुकेशन परफेक्ट है, नीचे ही रहना चाहिए एजुकेशन और ऑनर और अवार्ड्स। अगर आपके पास है तभी ये सेक्शन लिखिएगा, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो होता ही है, कभी ना कभी मिलेगा ही, तो ये नीचे ही रखिएगा। तो और एक और चीज़ इस पे देखिए, जैसे इनका 6 महीने का ही एक्सपीरियंस है, तो अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो 2 पेज बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, और ऑब्वियसली कम हो सकता है। ये एजुकेशन और ऑनर ऊपर आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये लाइव चैट को हटा दीजिए। अगर ये इतना ही लो एफर्ट वाला काम है या कुछ भी है तो वो हटा ही दीजिए ना। तब क्या आपका वो ऊपर स्पेसिंग मिल जाएगा और आराम से एक पेज में आ जाएगा, एक पेज में रहेगा तो वो परफेक्ट रहेगा। तो ये जो रिज्यूमे एक आप रेफरेंस ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि ऑलमोस्ट परफेक्ट है और अच्छा रिज्यूमे है, और सब कुछ मुझे अच्छा लगा। बस कुछ कुछ खामियां थी जो मैंने आपको बताया। एंड आई होप आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अगर आपके मन में भी क्वेश्चन है कि आपका जो रिज्यूमे है वो कैसे ठीक होगा या उसे कैसे आप ठीक कर पाए, तो मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया है कि आप अपने रिज्यूमे को कैसे मुझसे ठीक करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लिंक को क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ नॉमिनल सा फीस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको पर्सनली टाइम दे रहा हूँ तो मे बी फीस तो होगा ही, राइट। तो वो आप देख सकते हैं चीज़ों को, ज़्यादा मैं चार्ज नहीं करूँगा ऑब्वियसली। आपके आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं तो वो चीज़ को आप अवेल कर सकते हैं, ताकि क्या है, मैं आपको 1 to 1 जाकर आपके जो रिज्यूमे आपके अकॉर्डिंग क्यूरेट कर पाऊँ। और अगले वीडियो में अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, नीचे कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो मैं एटीएस फ्रेंडली के बारे में बात करूं या आपको रिज्यूमे को और डिटेल तरीके से ऑपरेशन करना है, वो करना है, तो क्या करना है मुझे ज़रूर से इस वीडियो के नीचे ज़रूर से बताइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि क्या आपको वीडियो में पसंद आया और कौन सा रिज्यूमे, ये जो चारों रिज्यूमे था, आपको कौन सा रिज्यूमे बेस्ट लगा और क्या आपने सीखने को मिला कि मतलब जो मैंने नॉलेज शेयर किया सच में वो वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में किया या नहीं किया, या क्या आपको समझ में आया, वो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि क्या है मुझे भी एक आइडिया मिले और अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ आपने ये चीज़ों को सीखा, राइट। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा गिटहब कोर्स के लिए, लिंक्डइन के लिए, और जो मैंने आपको बताया रिज्यूमे के लिए, तो सारी चीज़ों को मैंने कमेंट में पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।